आज की बात। स्वागत। आज की बात में हम एक ऐसे विषय को समझेंगे जो विषय हम सबके आसपास ही होता है। हम कई बार ऐसे कई लोगों को देखते हैं जो दिल में कुछ और दिखाते कुछ और। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो ऊपर से अपने आप को बदल लेते हैं लेकिन अंदर कुछ और होते हैं। कोई वेशभूषा करने वाले भी होते हैं, कोई रंगभूषा करने वाले भी होते हैं। कई अलग अलग वेशभूषा धारण करके लोग किसी के सामने खड़े हो जाते हैं और कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग उनके इस वेशभूषा को, इनकी रंगभूषा को, इनके चेहरे को समझ नहीं पाते और कई बार फंस भी जाते हैं। चूंकि आज की बात का ये जो वक्त है, ये वक्त बौद्ध साहित्य से बुद्ध वचनों को समझने का वक्त है, इसलिए बुद्ध वचन के परिधि में, बुद्ध वचन की परिप्रेक्ष्य में और बुद्ध वचन की समझ में इस विषय को कैसे देखा जाए, कैसे जाना जाए। तो जब हम बौद्ध साहित्य के थोड़ा सा भीतर जाने की कोशिश करते हैं तो तथागत बुद्ध स्वयं ही इस विषय को समझाते हैं और ये विषय उन्होंने समझाया है अनाथपिंडिक को, राजा अनाथपिंडिक। तो राजा अनाथपिंडिक की इस बात से आज की इस बात को समझेंगे कि ये जो वेशभूषा, रंगभूषा या फिर अलग अलग तरह के वेश को धारण करना और लोगों के सामने जाना, कई बार लोग इसमें जो फंस जाते हैं। तो हम लोगों को पहचाने कैसे? क्या ये संभव है कि कोई आदमी हमारे सामने आ जाकर खड़ा हो जाए और वो मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करने लगे तो क्या इस बात से ये समझ लिया जाए कि वो मीठा है? जहरीला भी तो हो सकता है। तो ये जो जहरीला और मीठापन, इसको समझने के लिए तथागत किस तरह की कसौटी हम सबके सामने लेकर आते हैं, उसी कसौटी को आज समझेंगे। बौद्ध साहित्य का एक सामान्य प्रसंग है जो बौद्ध साहित्य में सब तरफ मिलता है। कई लोग जो बौद्ध साहित्य को, बुद्ध वचनों को पढ़ते हैं, उनके पास ये घटना तो होगी ही, जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी उनके पास इस घटना को पहुंचाते हैं। तो देखिएगा, एक सामान्य सी बात है कि क्या वेशभूषा, रंगभूषा ये वास्तव में या फिर हमारा जो बाह्य आचरण होता है, क्या ये वास्तव में हमारे आंतरिक चरित्र का परिचायक होता है या फिर आदमी की वास्तविकता को यह समझा सकता है, इसका परिचय दे सकता है? तो इसी बात को आज समझेंगे। देखिएगा, अगर हम सामान्य रूप से अगर कहें कि ये जो बाह्य रूप दिखाई देता है, ये बाह्य रूप व्यक्ति का परिचायक होता है, क्योंकि आजकल जो पर्सनालिटी बिल्डिंग के जो क्लासेस होते हैं उसमें एक बात तो ये भी होती है कि बाहरी तौर पर अपने आप को बड़ा व्यवस्थित रखना है। फिर कपड़ों से लेकर तो रहन सहन, चाल ढाल, ये जो बॉडी लैंग्वेज है इस पर भी बड़ा ध्यान दिया जाता है। लेकिन क्या इतनी सी बात से किसी आदमी का आंतरिक परिचय लिया जा सकता है? ये व्यक्ति वास्तव में कैसा है, ये क्या जाना समझा जा सकता है? तो हम इसका उत्तर ये दे सकते हैं कि कभी कभी ये हो सकता है और कभी कभी ये नहीं भी हो सकता है। आदमी भ्रम में जा सकता है, आदमी फंस सकता है। तो एक ऐसा ही प्रसंग है, जो प्रसंग मिलता है कि एक समय तथागत श्रावस्ती में मृगा माता के प्रसाद पूर्वाराम में विहार कर रहे थे। जो मृगा माता विशाखा, इनका जो प्रसाद था पूर्वाराम, इन्होंने जो भिक्षु संघ को दान दिया था उसका नाम था पूर्वाराम। इस पूर्वाराम में तथागत विहार कर रहे थे और उस समय भगवान शाम के समय पूर्वाराम के गेट के बाहर, यानी कि उसके फाटक के बाहर, वहां चहलकदमी कर रहे थे। और ऐसे में राजा प्रसेनजीत, कौशल नरेश, जहां तथागत थे वहां आए और आकर तथागत को अभिवादन किया और एक और बैठ गए। अब ये तो परंपरा ही थी कि जब भी तथागत के पास अनाथपिंडिक आते थे या फिर कोई भी आता था तो उनको
अभिवादन करता था, एक और बैठ जाता था। कौशल नरेश अनाथपिंडक भी तथागत को अभिवादन करके एक और बैठ गए। उस समय एक घटना घटित हुई। क्या हुआ कि नख लोम बढ़ाए, जिनके नाखून बड़े थे, बाल बढ़े हुए थे, और अपनी अपनी झोली लिए बहुत सारे साधु भगवान के थोड़ी दूर से ही गुजरे। तथागत जहां थे उसके थोड़ी दूर से ही गुजरे। तब राजा प्रसेनजीत ने जिधर से वे साधु गुजर रहे थे उधर 3 बार अपना नामोच्चारण कर नमस्कार किया। तथागत को अभिवादन कर राजा प्रसेनजीत एक और बैठे हैं, और दूर से जहां से कहीं से ये साधु जिनके नाखून बड़े हैं, जिनके केस बड़े हैं, और वे एक तरफ से जा रहे हैं, तो राजा प्रसेनजीत ने अपना नाम बताकर उनको अभिवादन किया, उनको नमस्कार किया और कहा कि भंते, मैं राजा प्रसेनजीत कौशल हूं। फिर वो कहते हैं कि भंते, मैं राजा प्रसेनजीत कौशल हूं। उन्हें नमस्कार कर राजा अपने स्थान पर आकर बैठ गया और बोला, अब तथागत से कह रहा है, देखिएगा भंते, लोक में जो अरहत है या अरहत मार्ग पर आरूढ़ है, ये उनमें से कुछ है। राजा प्रसेनजीत तथागत से कहते हैं कि ये जो जा रहे हैं, जिनके बाल बढ़े हैं, जिनको मैंने अभी अपना नाम बताकर अभिवादन किया, तो ये उनमें से हैं जो अरहत मार्ग पर आरूढ़ है। तो तथागत ने कहा, राजन, आदमी पहचाना जाता है दीर्घ सहवास से, या तो फिर प्रज्ञावान आदमी के द्वारा। तथागत कहते हैं, किसी को भी अगर पहचानना है तो उसके साथ एक लंबा वक्त गुजारना चाहिए, और जब लंबा वक्त गुजारता है और जो वक्त गुजार रहा है, जानने समझने की कोशिश कर रहा है, वो अगर प्रज्ञावान है तो फिर वो पहचान लेगा कि वो व्यक्ति वास्तव में है या नहीं है, वैसा है जैसा दिखता है या नहीं है। अब राजा ने 3 बार अपनी बात दोहराई। राजा ने 3 बार कहा कि भंते, ये जो लोग जा रहे हैं, ये वे हैं जो अरहत मार्ग पर आरूढ़ है। तथागत ने भी 3 बार राजा को यही समझाया कि हे राजन, ये जो पहचानने वाली बात है, ये दीर्घ सहवास के बगैर संभव नहीं। पहचाना जाता है केवल दीर्घ सहवास से, या तो फिर प्रज्ञावान आदमी के द्वारा। ये प्रज्ञावान आदमी ही दीर्घ सहवास से उसको पहचान सकता है, अन्यथा नहीं। अब यह बात प्रसेनजीत ने सुनी, मानने को तैयार नहीं था। फिर थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहा, फिर उन राजा के समझ में आ गई कि तथागत क्या कहने जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि हां भंते, सत्य है आपकी बात, मैं समझ गया कि दीर्घ सहवास के बगैर नहीं पहचाना जा सकता। वो कहता है, भंते, आपका यह कहना यथार्थ है, अद्भुत है कि आदमी पहचाना जाता है चिर सहवास द्वारा, और वो भी बुद्धिमान आदमी द्वारा। कोई बुद्धिमान आदमी के साथ अगर लंबा वक्त गुजार दे तो वो पहचाना जा सकता है कि उसकी जो पहचान दिखाई दे रही है वो वास्तव में वही है या नहीं। फिर राजा प्रसेनजीत कहते हैं तथागत से कि भंते, ये जो साधु मंडली है, ये सब मेरे चर पुरुष हैं। लोगों के सामने मैं इन्हें नमस्कार करता हूं। अब देखिएगा कैसे पोल खुल रही है। लोगों के सामने मैं इन्हें नमस्कार करता हूं। ये गांव गांव घूमकर, नगर नगर घूमकर मुझे वहां का समाचार ला कर देते हैं। मतलब ये साधु का वेश धारण किए हुए लोग हैं, और फिर दूसरे समय ये गृहस्थ, ये सब गृहस्थ वेश धारण कर काम भोगों में लिप्त रहते हैं। अब राजा प्रसेनजीत ने स्वयं ही उनका परिचय दे दिया कि ये वास्तव में क्या है। मतलब वो वास्तव में साधु मंडली नहीं थी, वो तो साधु का वेश धारण करके राजा के लिए काम करने निकले हुए लोग थे।
और राजा उनको याद दिला रहा था कि मैं यहां बैठा हूं, और वो राजा उन साधु मंडली को नमन कर रहा था, इसलिए कि ये दिखाएं कि वो साधुओं को नमन कर रहा है। तो ये जो इस तरह की बात है, तो किसी को पहचाना जा सकता है उसकी केशभूषा, उसकी वेशभूषा, उसकी रंगभूषा से नहीं, बल्कि उसके संग कुछ वक्त बिताकर, उसे समझकर, उस पर ध्यान देकर। और ऐसे ही लोग फंस जाते हैं, जब उन्हें ये चीजें समझ में नहीं आती तो लोग किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाते हैं। जनता भोली भाली होती है, लेकिन ये भोली भाली जनता इस रंगभूषा में, इस वेशभूषा में, इस नौटंकी में फंस जाती है। देखिएगा तथागत क्या कहते हैं। तब तथागत ने कहा, हे राजन, रूप रंग से ही आदमी नहीं पहचाना जा सकता। अगर किसी ने कोई रंग धारण किया है, किसी ने कोई रूप धारण किया है, तो उससे आदमी नहीं पहचाना जा सकता। कभी भी हो सकता है कोई भी किसी राजा का रूप धारण कर ले किसी नाटक में, तो वो राजा नहीं होता, वो राजा का एक पात्र होता है, दिखने वाला उसके जैसा, लेकिन वो राजा नहीं होता। रंग रूप से आदमी नहीं पहचाना जाता। किसी को देखते ही उस पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। तथागत कहते हैं कि अगर कोई देखने में बड़ा अच्छा दिख रहा है तो उस पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, उसको पहचानना चाहिए। दिखने में आदमी अच्छा दिख सकता है, लेकिन उसके भीतर वो कैसा है, ये तो उसके साथ रहने पर पता चलेगा, उसको जांचने पर पता चलेगा, उसे परखने पर पता चलेगा, या फिर उसके आचरण का अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा। तथागत आगे देखिएगा क्या कहते हैं। संयमी रूप रंग वाले भी वास्तव में असंयमी जीवन बिताते हुए इस लोक में विचरते हैं। संयमी रूप रंग वाले, जिनका रूप रंग देख के बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उनका वास्तविक जीवन असंयमी होता है। वो संयम में नहीं जीते, लेकिन दिखते हैं कि वे संयम में हैं, लेकिन वैसा वास्तव में नहीं होता। तो इसलिए बाह्य रूप देखकर आदमी ने फंस नहीं जाना चाहिए। तथागत कहते हैं, नकली मिट्टी के बने कुंड की तरह या स्वर्ण से ढके लोहे के सिक्के की तरह बाहर से शोभायमान किंतु भीतर से अशुद्ध जीवन व्यतीत करते हुए वे विचरते हैं। कि किसी लोहे को सोने का पॉलिश लगा दिया जाए, स्वर्ण से उसे ढक दिया जाए, तो वो सोना नहीं होता है, या फिर नकली मिट्टी के बने कुंड की तरह होते हैं। मिट्टी के बर्तन होते हैं और उसको किसी भी रंग में मढ़ दिया जाता है। तो ये जो मढ़े हुए लोग होते हैं, इनके वास्तव को समझने और देखने के लिए हमेशा तत्पर और सजग रहना चाहिए। किसी पर भी अनायास ही, ऐसे ही, सहज ही विश्वास नहीं करना चाहिए। तथागत इस वक्त राजा प्रसेनजीत को यह समझा रहे हैं कि राजन, बाह्य रूप से किसी को नहीं पहचाना जा सकता। अगर पहचानना है तो उसके दीर्घ सहवास के साथ उसको पहचाना जा सकता है, और दीर्घ सहवास में भी उसे वो पहचान सकता है जो आदमी प्रज्ञावान हो। तो प्रज्ञावान होना ये महत्वपूर्ण उसकी शर्त है, और इसलिए प्रज्ञा के विकास पर बौद्ध जीवनचर्या ये बहुत ज्यादा काम करती है। आज की बात में यहां रुकते हैं, कल मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ।